हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे स्टेट एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एनी रेलवे में एलडीसी जेई कोटा के अंतर्गत जो एग्जाम हुआ था उसी का हम लोग पार्ट 3 देखेंगे, क्योंकि पार्ट 1 है पार्ट 2 बना दिया गया है 65 से ऊपर, क्वेश्चन नंबर 65 से ऊपर। पार्ट 2 में भी बहुत डिटेल से बताया गया है और उससे ज़्यादा पार्ट 1 में डिटेल में बताया गया है, क्योंकि पार्ट 1 में ही मुख्य क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन पार्ट 1 में ही है। इसलिए आप लोग से निवेदन है या सलाह मैं देता हूं कि आप लोग पार्ट 1 जरूर देख लें, क्योंकि उसमें बहुत ही डिटेल से और टेक्निकल मुख्य क्वेश्चन पार्ट 1 में ही है। ठीक है, और इसमें जो है डिपार्टमेंटल क्वेश्चन है सब पास पीटीओ, इसको भी बहुत ही मैं डिटेल में बताने वाला हूं, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देर न करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 तो मैंने पार्ट 2 में बता दिया था, फिर मैं 65 से चल रहा हूँ। कह रहा है कि स्कूल पास में एक अभिभावक को शामिल किया जा सकता है, मतलब कि स्कूल पास में अभिभावक को शामिल किया जा सकता है कि नहीं। अगर किया जा सकता है तो किस कंडीशन में किया जाएगा। देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि 18 साल से कम उम्र का लड़का, अगर 18 साल से कम उम्र का लड़का है तो नाबालिग में आएगा, इसलिए उनके साथ में अभिभावक को जाना जरूरी है। 2 नंबर में क्या कर रहा है, किसी भी उम्र की लड़की, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, अगर लड़की है तो उसके साथ में अभिभावक को जाना अनिवार्य है, तो उस स्थिति में अभिभावक जा सकते हैं। और 3 नंबर में क्या कह रहा है कि 18 वर्ष से ऊपर का शारीरिक रूप से विकलांग, विकलांग अगर लड़का हो या लड़की हो जो भी हो, बाकी 18 वर्ष से ऊपर अगर बालिग भी है, अगर विकलांग है तो उसके साथ भी अभिभावक को जाना आवश्यक है, अर्थात वो शामिल हो सकते हैं। इसलिए इसका सही आंसर जो है तीनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लाइसेंस प्राप्त पोर्टर को अनुमति है, लाइसेंस प्राप्त पोर्टर को क्या अनुमति है। तो ऑप्शन में देख लीजिए, केवल स्वयं के लिए एक सेट मनार्थ पास, 2 में स्वयं और जीवन साथी के लिए प्रति वर्ष विशेष अधिकार आदेश एक सेट, ए बी और दोनों। तो इसमें जो सही आंसर जो है कौन नंबर है 66, तो 66 का सही आंसर जो है ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रथम श्रेणी ए पास का रंग कैसा होता है। प्रथम श्रेणी ए मतलब कि एसी का पास का रंग कैसा होता है, तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं। कह रहा है कि गुलाबी, हरा, पीला और सफेद, तो इसका सही आंसर जो है सफेद अर्थात 4 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर 68 है। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कह रहा है कि एक वर्कशॉप स्टाफ को आधे दिन का एलएपी कितने मौके पर दिया जाता है। ठीक है, मतलब कितना दिन पर दिया जाता है, इसको कहने का मतलब कितने मौके पर दिया जाता है। तो यह 6 माह पर दिया जाता है। 6 माह पर जो है एचएलएपी जो मतलब कि हाफ जो मिलता है 10-10 करके हाफ, वो 6 महीना पर प्रोवाइड मतलब कि दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा कि रेलवे को किसी भी प्रकार की निरंतर अवधि के लिए किसी भी प्रकार का अवकाश प्रदान किया जाएगा जो डैश से अधिक नहीं होगा। क्या किससे अधिक नहीं होगा, तो इसका सही आंसर जो है देखिए 3, 4, 5 और 6 साल। इसका सही आंसर जो है 5 साल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वारंटीन अवकाश, देखिए ये जो है आपको क्या बोलते हैं, कोरोना काल का मतलब कि अवकाश है। तो उस समय अवकाश क्वारंटीन अवकाश जो है दिया गया था, लेकिन बाद में जो है इसको वापस ले लिया गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वापस ले लिया गया। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि अध्ययन अवकाश की गणना निम्नलिखित में से निम्नलिखित के लिए की जाती है। अध्ययन अवकाश की गणना किसके लिए किया जाता है, तो हम चलते हैं ऑप्शन पर। ऑप्शन में क्या कह रहा है कि वरिष्ठता की गणना की जाती है, गणना हेतु वृद्धि एल एपी कमाई और एल एच पी कमाई। देखिए अध्ययन अवकाश की गणना जो है उस वक्त जो आप अध्ययन करने के लिए जाते हैं तो उस समय एल ए पी और एल एच पी जो है इसकी कमाई हो जाएगा। ठीक है ना, इसका सही आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर मतलब कि इसमें ए प्लस मतलब कि 3 और 4 ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर जो है 3 और 4 दोनों हो जाएगा। 71 का आंसर 3 और 4 दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कह रहा है कि सेवा की पूरी अवधि के दौरान चिकित्सा प्रमाण पत्र पर दी गई अदेय छुट्टी की अधिकतम सीमा क्या है। ठीक है, अधिकतम सीमा क्या है चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर, तो ये जो है 360 दिन जो है छुट्टी जो है आप अधिकतम ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई रेल कर्मचारी एक प्रकार की छुट्टी के लिए आवेदन करता है, जैसे एलएपी अग्रिम रूप से सक्षम पदाधिकारी, मतलब सक्षम पदाधिकारी कौन होगा, यही इसका मतलब कि क्वेश्चन है। तो देखिए सीएल के रूप में स्वीकृत एल
LWP के रूप में स्वीकृत, इसे मंजूरी देने में से इनकार, यानी ऑप्शन नंबर 3 मतलब कि रिफ्यूज टू सैंक्शन इट। मतलब कि क्या करे, यदि कोई रेल कर्मचारी एक प्रकार का छुट्टी आवेदन करता है, जैसे LP LHP का सक्षम प्राधिकारी जो है उसको जो है मंजूर करने से इनकार कर दिया, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तित अवकाश पर स्वीकार्य है। परिवर्तित अवकाश पर क्या स्वीकार्य है, तो ये जो है मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर ही परिवर्तित अवकाश जो है मिलता है, इसलिए इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कह रहा है कि रेलवे के कर्मचारी अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश लेने के हकदार है। ठीक है, तो लेने के हकदार जो ऑप्शन में देखिए, SER ECOR NFR ECR, मतलब किस रेलवे के कर्मचारी, देखिए यहाँ पर किस रेलवे के कह रहा है, किस रेलवे के कर्मचारी अतिरिक्त मतलब कि एक्स्ट्रा आकस्मिक अवकाश लेने का हकदार है, तो ये जो हो जाएगा NFR जो है, NFR फ्रंटियर रेलवे जो है, इसमें जो है अतिरिक्त जो है मतलब कि आकस्मिक अवकाश लेने का हकदार है, इसलिए इसका सही आंसर जो है 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिपूरक आकस्मिक अवकाश किसके लिए स्वीकार्य है। प्रतिपूरक जो है आकस्मिक अवकाश किसके लिए स्वीकार्य है, पर्यवेक्षक कर्मचारी, सामूहिक D कर्मचारी, सामूहिक C और सामूहिक कर्मचारी D कर्मचारी, लेकिन पर्यवेक्षक को नहीं। पर्यवेक्षक माने जो आपका सुपरवाइजर जो है, JE है, SSC जो भी है, उनको नहीं, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रतिपूरक आकस्मिक अवकाश जो है समूह C और समूह D के कर्मचारी को मिलता है, लेकिन पर्यवेक्षक को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि औसत वेतन पर छुट्टी की अधिकतम अवधि क्या है। औसत वेतन पर मतलब कि LAP पर मतलब कि अधिकतम कितना दिन का आप छुट्टी ले सकते हैं, तो यह अधिकतम 180 दिन का छुट्टी ले सकते हैं। ठीक है, एक बार में अधिकतम 180 दिन का छुट्टी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर 3 में दिया हुआ है 180। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें चार्ट लगाया गया है। मैं टाइपिंग इसके बाद से मैं टाइपिंग करवा कर एकदम फ्रेश क्वेश्चन आप लोग को टेस्ट सीरीज में मैं कराऊंगा। ठीक है, यह टेस्ट सीरीज जो है आप जानबे कर रहे हैं कि टेस्ट सीरीज 6 का यह क्वेश्चन है, जो आप लोग को संडे के दिन मैंने टेस्ट कराया था। ठीक है, अगला भी टेस्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोग को हम देंगे, उसके बाद वाले से मैं टाइपिंग करके ही आप लोग को क्वेश्चन दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कह रहा है कि CRI कितने प्रतियों में बनाया जाता है। ठीक है, CRI जो है कितने प्रतियों में बनाया जाता है, तो ये जो है 4 प्रतियों में बनाया जाता है। कितना प्रति में बनाया जाता है याद रखिएगा, ये सब जो है आप लोग कॉपी में नोट कर ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, 4 प्रति में बनाया जाता है। स्टॉक मत पर PL नंबर कितने अंक का होता है, तो PL नंबर जो है 8 अंक का होता है। ठीक है, ये जो है कॉपी में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला ये बार क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, स्टॉक मद जो है नंबर जो है कितने अंक का, ये जो होता है 8 अंक का होता है। इसमें सबसे अधिक पूछता है अंतिम अंक वाला, तो आपको हम बता दें मतलब कि कोई अगर अंक हम ले लें 2 5 7 6 9 4, मतलब कोई भी अंक 8 को ले लें, 1 2 3 4 5 6 7, मान लेते हैं कि कोई और अंक ले लो एक दो, हम मान लेते हैं कि 4 ले लेते हैं, मान लेते हैं 2 2 4 2 6 2 8 हो गया ना। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, ये टोटल 8 अंक का होता है स्टॉक मध्य। ठीक है, PL नंबर जो है 8 अंक का है, तो प्रथम 2 अंक जो है ग्रुप को दर्शाता है कि यह आइटम जो है किस ग्रुप का है। ठीक है ना, प्रथम जो 2 डिजिट जो होता है यह जो है ग्रुप को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद का 2 जो है मतलब कि अंक जो है डिजिट जो है यह सब ग्रुप को दर्शाता है, कॉपी में नोट कर। ठीक है ना, सब ग्रुप को दर्शाता है। ठीक है, और उसके बाद का 3 गो अंक, उसके बाद का 3 अंक जो है आइटम को दर्शाता है, आइटम है। ठीक है, और लास्ट डिजिट जो होता है, जो सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट डिजिट जो है चेक डिजिट को दर्शाता है, चेक डिजिट को दर्शाता है। ठीक है ना, इसलिए इसको कॉपी में नोट कर ले, इसको मैंने डिटेल रूप में बताया है। ठीक है ना, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आप एक कॉपी में नोट कर ले, वीडियो को रोक करके। जो भाई PDF लिए हैं टेस्ट दे रहे हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, वो लोग भी अपना वीडियो देख करके अपना सुधार कर ले, सही गलत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है 80 नंबर में, किए गए कार्य की प्रोत्साहन की गणना डैश विभाग द्वारा किया जाता है। किस विभाग के द्वारा प्रोत्साहन मतलब कि इंसेंटिव जो आपको मिलता है, किस मतलब कि विभाग के द्वारा प्रोत्साहन मतलब कि द्वारा किसके द्वारा रहता है, तो रेट फिक्सिंग के विभाग द्वारा, रेट फिक्सिंग विभाग द्वारा किया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा। कारखाना अधिनियम की धारा 2 के अनुसार वयस्क किसे कहा जाएगा। ठीक है, वयस्क जो है जुआ जो है कौन है, तो आप जान ही रहे हैं कि जो 18 वर्ष की अवधि जो है पूरा कर लिया हो वही जो है वयस्क है, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, नीचे में दिया हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, कॉपी में नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके। चलिए इस वीडियो का या कोई भी वीडियो का या LDC JEE ALP या AWM टेक्नीशियन बाकी मतलब टेक्निकल से जुड़े सभी का PDF आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। कैसे PDF मिलेगा मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या कह रहा है कि यदि कर्मचारियों की संख्या 10 है तो नियोक्ता को कैंटीन की, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि कितना कर्मचारी होगा तो एक कैंटीन की सुविधा होना चाहिए। ठीक है, कितना कर्मचारी होगा तो 250 अगर कर्मचारी है तो एक कैंटीन की व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है, जो कर्मचारियों को मतलब नाश्ता पानी जो भी है खाना पीना करने के लिए एक कैंटीन की उपलब्ध होगा। कब? जब कम से कम कर्मचारियों की संख्या 250 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। कारखाना अधिनियम के अनुसार कारखाने के परिसर को कितने वर्षों के बाद, देखिए, पेंट का नवीकृत किया जाना चाहिए, मतलब कितने दिन के बाद में, कम से कम कितने दिन का अंतर पर, मतलब कि पेंट जरूर जो है कारखाना को करना चाहिए, पूरे कारखाना को। तो ये जो है कम से कम 5 साल पर जरूर करना चाहिए। लेकिन देखते हुए आपको, आप लोग तो पेंट किए हुए कितना कितना दिन तक बीत जाता है, 10-10 साल तक बीत जाता है। ठीक है, लेकिन कम से कम 5 साल पर नियम है कि पेंट जो है करते रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कंपनी में डैश कर्मचारी की संख्या है तो फैक्ट्री अधिनियम के तहत सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति होना। सुरक्षा अधिकारी का पुलिस को नहीं समझ लीजिएगा, यानी सेफ्टी अफसर की ये बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख लिखा हुआ है सेफ्टी अफसर। सेफ्टी अफसर मतलब कि एक सुरक्षा अधिकारी होना चाहिए। कितना, अगर मतलब कि कम से कम कितना अगर कर्मचारी हो तो मतलब कि सेफ्टी अफसर होना चाहिए तो 1000 अगर कर्मचारी की संख्या है तो फैक्ट्री अधिनियम के तहत सुरक्षा अधिकारी मतलब सेफ्टी अफसर का होना आवश्यक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इस पर BM लिख देता हूँ, मरता हूँ, ये बोर्ड मॉडल है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कह रहा है कि फैक्ट्री अधिनियम के अनुसार एक व्यस्त सप्ताह में कितने घंटे काम कर सकता है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह जो है बार बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, काम की जो है घंटा पूछता है साप्ताहिक। तो आप जानते हैं कि एक दिन में जो है 8 घंटा काम करने का मतलब कि नियम है। तो सप्ताह में जो है संडे को तो छुट्टी ही रहता है, 6 दिन आप काम करते हैं तो 6 × 48 घंटा इसका हुआ, सीधा की सीधा बात है। इसलिए इसका सही आंसर 48 हो जाएगा। इसलिए इसको कॉपी में नोट कर ले, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक कारखाने में 100 श्रमिक है तो कितने श्रमिकों को एक सीट आवंटित की जाएगी। देखिए इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, यह जो है आंसर 25 हो जाएगा। यदि कारखाने में 100 श्रमिक है तो 25 श्रमिकों को एक सीट आवंटित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कर्मचारियों की संख्या 10 है तो नियोक्ता को एक एम्बुलेंस की उपलब्ध। ये तो एकदम VVI क्वेश्चन है, VVI VM, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, यदि कर्मचारियों की संख्या कितना रहेगा तो एक एम्बुलेंस का होना अति आवश्यक है। वो जो है कम से कम 500 कर्मचारी अगर हो तो एक एम्बुलेंस की होना आवश्यक है। देखिए ये जो है इस सेट में दिया हुआ है, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है और कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन जल्दी मिलता भी नहीं है, लेकिन इस सेट में जो है दिया हुआ है, इसलिए आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लें ताकि ढूंढने में आपको सुविधा रहे। जब भी आप जाएंगे कहीं भी पढ़े, याद पड़ जाए कि कितना होना चाहिए तो फट कॉपी निकालें और देख लें। ठीक है, क्योंकि वीडियो कभी मिल जाता है कभी नहीं मिलता है। जो भाई मेरे PDF लिए हैं तो उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनको सारे के सारे वीडियो जो है PDF प्रोवाइड कराया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 में नीचे दिए गए विकल्पों में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना अधिनियम में कल्याण प्रावधान के तहत उल्लेखित नहीं है। मतलब कि जो कल्याण जो प्रावधान है उसमें जो उल्लेखित, किसका उल्लेख नहीं है, तो पेयजल का उल्लेख जो है नहीं है। ठीक है ना, किसका उल्लेख नहीं है, पेयजल का जो है उल्लेख नहीं है। किसमें, मतलब कि कारखाना अधिनियम कल्याण प्रावधान के तहत, मतलब कल्याण प्रावधान है उसमें जो है पेयजल का उल्लेखित नहीं है। जलपान गृह, शिशु प्राथमिक चिकित्सा ये सब है, लेकिन पेयजल का नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फैक्ट्री परिसर का कब्जाधारी कितने दिन पहले मुख्य निरीक्षण को अधिभोगी की सूचना देता है। जो मतलब कि फैक्ट्री परिसर में जो कब्जाधारी है, मतलब कि यूनियन लोग जो जाते हैं अपने अथी को कब्जा कर लेते हैं, मतलब कि वेल्डिंग को या जगह को, तो उन लोग को जो है कितने दिन पहले मुख्य निरीक्षक को अधिभोगी का मतलब कि उपयोग करने की मतलब सूचना देना होगा, तो ये है 15 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कारखाना अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। देखिए ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ठीक है, BM भी क्वेश्चन है। देखिए कारखाना अधिनियम जो है 48 में बना है, 23 सितंबर 1948 में बना है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि लागू रेलवे एक्ट 1948। जो भाई मेरे PDF लिए हैं तो उनको रेल आचरण नियम 1966, रेलवे एक्ट 1948 PDF दिया गया है, वो जो है वो निकाल करके उसको डिटेल रूप से पढ़ें तो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें का उसमें क्लियर हो जाएगा। तो ये जो है लागू, इसमें लागू की बात कर रहा है, लेकिन बना है 1948 में, लेकिन लागू हुआ है 1949 में। ठीक है, याद रखिएगा, लागू कब हुआ है, 1949 में यह लागू हुआ है।
याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो भाई पार्ट 1 और पार्ट 2 जो नहीं देखे हैं, क्योंकि उसमें टेक्निकल उनको बहुत डिटेल में बताया गया है, वो बहुत ही अच्छा वीडियो बना है, आप लोग इसे देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में कहा था, वर्तमान समय में यांत्रिक कारखाना गोरखपुर में किस पैटर्न पर इंसेंटिव लागू है? गोरखपुर में कौन सा इंसेंटिव लागू है? तो उसमें जो है CLW पैटर्न पर इंसेंटिव लागू है। भारतीय रेलवे कारखानों में CLW पैटर्न की तर्ज पर इंसेंटिव कब से शुरू किया गया? ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर प्रत्येक मतलब की जोन के लिए, सभी के लिए। ये तो मान लेते हैं कि लोकल क्वेश्चन हो गया गोरखपुर के लिए, लेकिन ये जो सभी में पूछता है कि भारतीय रेलवे कारखाना में CLW पैटर्न कब से लागू हुआ, तो 1954 से लागू हुआ। कब से लागू हुआ? 1954 से लागू हुआ। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे कर्मचारी द्वारा CLW पैटर्न इंसेंटिव स्कीम की किसी कार्य हेतु अधिकतम समय बचाने की सीमा कितना प्रतिशत है? कितना समय जो है क्या बोलते हैं, इंसेंटिव जो है, इंसेंटिव स्कीम के तहत मतलब इंसेंटिव मिलने के लिए कितना समय जो है आप बचाइएगा तो आपको जो है इंसेंटिव मिलेगा। तो इसके लिए 50% जो है रखा गया है, 50% समय को बचाइए, आपको इंसेंटिव मिलेगा उस स्कीम के तहत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, ये भी VVI क्वेश्चन है, मतलब कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक कारखाना गोरखपुर में सीनियर सेक्शन इंजीनियर को कितने प्रतिशत इंसेंटिव मिलता है? तो ये जो है 15% मिलता है। समझे, याद रखिएगा, ये गोरखपुर का दिया हुआ है, लेकिन किसी भी मतलब कि कारखाने में SSC जो होते हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, उनको 15% जो है इंसेंटिव बांधा हुआ है। चाहे कर्मचारी को जितना भी इंसेंटिव मिले, उनका फिक्स है, 15% जो है उनको इंसेंटिव मिलता है। SSC को उनका जो है फिक्स कर दिया गया। आप लोग का जो है कर्मचारी भाई जो टेक्नीशियन है, उनको इंसेंटिव कम बेसी जो है हो सकता है, लेकिन इनका 15% फिक्स है। ठीक है, किसी भी कारखाने में, यहाँ पर गोरखपुर लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन सभी कारखानों में यह, अधिकांशतः मतलब कारखानों में यह लागू नियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर में हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या है कि आवश्यक अप्रत्यक्ष कार्यकर्ता को प्रत्यक्ष कर्मचारी की कुल कितने प्रतिशत मतलब प्रोत्साहन मिलता है? कहने का मतलब यह है कि जो डायरेक्ट रूप से जो प्रोडक्शन में मतलब कि काम में जो कर्मचारी भाई लीन है, तो उनको जितना इंसेंटिव मिलता है, उनके कितना प्रतिशत मतलब उस इंसेंटिव का कितना प्रतिशत जो है प्रोत्साहन जो है किसको, मतलब कि क्या लिखा गया है कि आवश्यक अप्रत्यक्ष, दिख रहा है यहाँ पर अप्रत्यक्ष दिया हुआ है, मतलब कि इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट कार्यकर्ता जो है, इनडायरेक्ट कर्मचारी जो है, उनको कितना % मिलता है इंसेंटिव? जो प्रत्यक्ष करते हैं उनका, मतलब जो प्रत्यक्ष कर रहे हैं जितना उनको इंसेंटिव मिलते हैं, उनका कितना प्रतिशत इनडायरेक्ट वाले को? तो 80% मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक कारखाना गोरखपुर में कौन सा सौपयानों के पीएच हेतु अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार, अप्रत्यक्ष मतलब कि इनडायरेक्ट रूप से कौन सा जिम्मेवार है? तो देखिए, बोगी सब जो है डायरेक्ट रूप से मतलब कि वो प्रोडक्शन करता है, डायरेक्टली रूप से जुड़ा हुआ। चक्का घर भी जब तक चक्का नहीं देगा तब तक कोई भी गाड़ी आगे आगे नहीं बढ़ेगी। पेंट शॉप भी आगे लास्ट में पेंट करेगा तभी ही गाड़ी फाइनल रूप से दिया जाए। लेकिन यहाँ पर मिल राइट शॉप जो है वह जो है डायरेक्टली रूप से नहीं, जो इनडायरेक्ट में है, इसलिए कि छोटे छोटे पार्ट को वह बनाता है। यानी जो डायरेक्ट रूप से जो काम कर रहा है प्रत्यक्ष रूप से, उनको जो है यह जो है सहाय के रूप में कार्य करता है। इसलिए इसका सही आंसर मिल राइट शॉप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च निरीक्षण विभाग को सीनियर CLW पैटर्न इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, ये सत्य है। ठीक है, CLW को यहाँ पर इंसेंटिव स्कीम शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 में क्या कह रहा है कि CLW पैटर्न इंसेंटिव स्कीम में कंटीजेंसी अलाउंस कितना होता है? कौन सा अलाउंस है? कंटीजेंसी अलाउंस कितना होता है? यहाँ पर जो है इंग्लिश में भी देख लीजिए, कंटीजेंसी लिखा हुआ है। ठीक है ना, कितना मतलब कि है, तो इसका सही आंसर जो है कितना है? कंटीजेंसी यानी 12.5%। ठीक है ना, इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 12.5%। कंटीजेंसी स्कीम जो है अलाउंस जो है 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, CLW पैटर्न इंसेंटिव स्कीम में सपोर्टिंग डिपार्टमेंट कितने प्रतिशत इंसेंटिव प्राप्त करता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है 50%। कितना? 50%। सपोर्टिंग डिपार्टमेंट जो सपोर्ट करता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्ट्री एक्ट 1948 की कौन सी धारा फैक्ट्री को परिभाषित करता है? कौन सा धारा जो है फैक्ट्री को परिभाषित करता है, माने परिभाषा जो है मतलब कि देता है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सेक्शन 2 के M, जो मतलब कि धारा नाम है कि सेक्शन 2M में जो है फैक्ट्री एक्ट का जो है क्या लिखा रहा है? धारा फैक्ट्री को परिभाषित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके। ठीक है, और जो भाई पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं वो जरूर देख ले, पार्ट 3 है। ठीक है, अब चलिए राजभाषा का क्वेश्चन आ गया।
राजभाषा को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101। 101 में देखिए क्या दिया हुआ है। एक में देखिए, राजभाषा के प्रयोजन हेतु देश को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत संघ की राजभाषा क्या है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितने क्षेत्रों में बांटा गया, इसका ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऑप्शन किसका है? ये जो है भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो भारत संघ की राजभाषा क्या है? देवनागरी लिपि में हिंदी। देवनागरी लिपि में हिंदी। लेकिन ये कह रहा है कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो ये जो है 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, ए बी सी। ठीक है, 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। जो ए क्षेत्र में जो है, आप लोग जो है राजभाषा का जो पीडीएफ मिला है उसमें जो है डिटेल रूप से देख लीजिए, लेकिन आप लोग को ट्रिक के रूप में मैं बता दे रहा हूँ। ठेठ भाषा में जो नहीं भी याद होगा तो आप लोग 80% जो है आप क्वेश्चन को सही आंसर लगा सकते हैं। जैसे हम ठेठ भाषा में मोटा मोटी आप लोग को बता दें, ये क्षेत्र में वैसे राज आते हैं जिसका मतलब कि बोली चाली जो है, बोलचाल या भाषा जो है हिंदी हो। ठीक है, यानी हिंदी से पूरा एकदम मिला जुला भी हो, मतलब थोड़ा बहुत जैसे भोजपुरी वगैरह लोग हिंदी से मिला जुला, जैसे कि मिला जुला कर जो बोलते हैं, मतलब कि शुद्ध जिसका हिंदी भाषा वो ए में आता है, और बी उसमें बीच जो रीजन में वो आते हैं जो कहने का मतलब जो हिंदी से मिला जुला रहता है। हिंदी से आधा हिंदी आधा अपना राज्य का जो लोकल भाषा मिला जुला कर जो बोलते हैं वो जो है बी क्षेत्र में आता है। और सी क्षेत्र में वैसे मतलब कि राज्य आता है जो मतलब कि हिंदी से बिल्कुल अलग हो। जैसे अब हम आपको बताते हैं, ये क्षेत्र में जैसे यूपी का ले लीजिए, उसमें पूरा शुद्ध हिंदी बोला जाता है, बिहार में जो है शुद्ध हिंदी बोला जाता है, ये क्षेत्र में आता है। और बी क्षेत्र में जो वो आते हैं जो कहने का मतलब जो है जो हिंदी से मिला जुला जो बोलता है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया था, वो पार्ट 1 में भी नहीं, दूसरे वीडियो में मैंने बोला है कि पार्ट बी क्षेत्र का मैंने ट्रिक बनाया था। पंगु दमन महाचंडी दादर नगर को खाचंडी, यानी पंगु दमन, प से पंजाब, गु से गुजरात, पंगु दमन, द से दमन दीव, दमन पंगु दमन महाचंडी, म से महाराष्ट्र, चंडी चंडीगढ़, महाचंडी, और दादर नगर को खाचंडी, दादर और नगर हवेली। ये जो जितना हमने बताया ये सब जो है ख क्षेत्र में यानी बी क्षेत्र में आते हैं। और इन लोगों का भाषा जो है मिला जुला है हिंदी से। जितना भी बात बताए, पंगु दमन महाचंडी दादर नगर को खाचंडी, जो बताए पंगु दमन पंजाब गुजरात महाराष्ट्र चंडीगढ़ दादर नगर हवेली, पंगु दमन महाचंडी दादर नगर को खाचंडी, तो ये जो है ये हिंदी से मिला जुला हुआ। और सी क्षेत्र में वैसे राज्य आते हैं जो बिल्कुल अलग हो। जैसे देख लीजिए बंगाल, असम जो है, दक्षिण भारत के जितने भी स्टेट हैं उसमें भी जो है बिल्कुल हिंदी से अलग भाषा बोला जाता है। कन्नड़, केरल जो भी है, मलयालम, तमिल, वो जो है बिल्कुल हिंदी से अलग है, इसलिए उन लोगों को सी क्षेत्र में रखा गया है। इस तरह मोटा मोटी आप लोग मार सकते हैं जो मैंने बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 में क्या करें कि राजभाषा के नियम के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किसमें आता है? तो क क्षेत्र में आते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। ऐसे भी पूरा छट जाता है। बी का वाला तो हम बता ही दिए, पंगु दमन वाला, बी को याद रखिएगा। और सी को ऐसे ही दिमाग में लगेगा कि हाँ भाई बिल्कुल दक्षिण भारत वाला या बिल्कुल अलग है, असम का जो या पश्चिम बंगाल का एकदम जो भाषा अलग होता है, और उससे जो भी छटता है वो सब ये रीजन में आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के भाग 4 में भाषा 4 राजभाषा नीति संबंधी उपलब्ध किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये जो दिया गया है 120 में जो है दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। कह रहा है अनुच्छेद 344 के अनुसार अनुसरण में राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब हुई? राजभाषा आयोग, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो ये जो है 1955 में, 1955 में जो है हुआ है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 105 में क्या कह रहा है कि संविधान के अनुसार संविधान नियमों विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? देखिए इसमें जो है बहुत सारे कर्मचारी भाई हमारा जो है कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है ना, कंफ्यूज करके गृह मंत्रालय फट दे मार देते हैं, लेकिन नहीं, गृह मंत्रालय जो है बहुत सारे राजभाषा का बहुत सारा चीज है जिसमें वो डीलिंग करता है, बात सही है। लेकिन यहाँ जो है संविधान के अनुसार संविधान नियमों विनियमों का आदेशों का अनुवाद जो है यह विधि मंत्रालय करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? विधि मंत्रालय होगा मेरे कर्मचारी भाई, याद रखिएगा, इसको कॉपी में नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में संविधान का धारा मतलब कि भाग 17 कब पारित हुआ? क्या कह रहा है, कब पारित हुआ? तो देखिए ऑप्शन जो है इसमें देख लीजिए, 14 सितंबर 1963, 14 अगस्त 1963, 10 सितंबर 1963, 10 मई 1963। ठीक है, संसद में संविधान का भाग 17 कब पारित हुआ मतलब कि लागू कब हो गया? तो 14 सितंबर। देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 सितंबर 1949 को यह जो है पारित हुआ। ठीक है ना।
याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1963 में गठित पहली बार रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की? ये जो है ललित नारायण मिश्र ने किया। ललित नारायण मिश्र ने किया है, जो सन 1963 में गठित पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता जो है ललित नारायण मिश्र ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि रेलवे बजट का हिंदी अनुवाद सबसे पहले कब तैयार हुआ था? कब तैयार हुआ था? तो ये जो हुआ था आपको 1956 में जो है हुआ था। कब हुआ था? 1956 में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी के कितने पठायक्रम निर्धारित किया है? तो आपको अभी मैंने ऊपर बताया कि 3 जो है पठायक्रम जो है निर्धारित की गई है, प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ। प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ 3 जो है मतलब कि कर्मचारियों के लिए हिंदी पठायक्रम जो है निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि वर्तमान संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ? ठीक है, वर्तमान संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ? तो हुआ 1976 में। कब हुआ? 1976 में। जो भाई मेरे पार्ट 1 तथा पार्ट 2 जो है नहीं देखे हैं वो जाकर जरूर देख लें, क्योंकि वो जो है प्ले लिस्ट में जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिया गया है। प्ले लिस्ट में मेरे चैनल पर जा करके देख ले, क्योंकि मुख्य क्वेश्चन जो टेक्निकल इसमें सबसे अधिक, ये तो जो है आपको बहुत आसानी सीधा भाषा है जो मैंने बताया, पास पीटीओ वाला या छुट्टी या राजभाषा, ये तो बिल्कुल सीधी भाषा में है। कैसे हूँ आप याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। लेकिन पार्ट 1 और 2 में जो बताया गया है मुख्य रूप से पार्ट 1 में टेक्निकल क्वेश्चन का, वो जो है बहुत ही मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पूरा एक क्वेश्चन पर मैंने 10-10 क्वेश्चन को मैंने क्लियर किया है। ठीक है, 10-10 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन, 5-4-4, 5-5 ऐसे, जो कि वहां पर सारे कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए उसको जाकर पार्ट 1 या पार्ट 2 जरूर देखें। और मैं यहाँ पर वीडियो या खत्म होता है, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा, या एलडीसी जेईई डब्ल्यूएम के लिए जितने भी टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, जैसे एलएचबी, आईसीएफ, डेमू, मेमू, वैगन, पास, पीटीओ, इंसेंटिव, छुट्टी, रेलवे 1948, रेल आचरण नियम 1966, आईटीआई के जितने भी ट्रेड से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे वेल्डर, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, ऑटोमोबाइल, जो भी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट का, वो सभी का सभी यहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ हर एक संडे को संडे आप फ्री में टेस्ट मतलब कि लिया जाता है। ठीक है, और टेस्ट में जो है पूरा मतलब कि जो क्वेश्चन हमारे पास आता है वही क्वेश्चन का मैं टेस्ट जो है करा लेता हूँ। और भी आई जो भी क्वेश्चन होता है वेरी, जैसे कि जो क्वेश्चन मैंने कराया टेस्ट सीरीज 6 का है, जो संडे को मैं कराया था। ठीक है, तो मुझे पीडीएफ प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप नंबर है 96 93 57 14 26। इस पर जो है आप लोग जो है मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मैसेज करें, कॉल नहीं करें, फोन नहीं करें। और इस व्हाट्सएप पर जो फोटो लगा है उसको पहले ध्यान से पढ़ लें कि कौन कौन से पीडीएफ की हमको आवश्यकता है और कौन कौन चाहिए, कौन कौन सा नहीं चाहिए, और कैसे पीडीएफ मिलेगा। सारे के सारे नियम कानून उस पर लिखा गया है, पहले उसको पढ़ लें, उसके बाद जो है मैसेज करें। ठीक है, इसलिए आप लोग हमसे जुड़िए और अच्छे से अच्छे तैयारी कीजिए। आप लोग को गेस क्वेश्चन, क्रैश कोर्स जो भी है सभी दिया जाएगा और अच्छा से अच्छा तैयारी आप लोग को कराया जाएगा। क्या ना, हर तरह से आप लोग को तैयार किया जाएगा। ठीक है, पढ़ने का तरीका कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे याद होगा, जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने बताया है कैसे पढ़ा जाएगा। वीडियो के लास्ट में जो भी डिटेल मैं बताता हूँ वीडियो के लास्ट में ही बताता हूँ, जो कैसे याद होगा, कैसे लॉन्ग मेमोरी में हमारा चला जाएगा, जो जल्दी से कभी मिस्टेक नहीं मतलब करे, फटफट हमारे दिमाग में सारे के सारे नियम पार्ट 1 और 2 में बताया, वीडियो क्लास में जरूर देख लीजिए। चलिए हम यही अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो लाइक शेयर और जरूर कर दें, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।